हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलो देखो, वेलकम टू आई पढ़ाई। आज हम लोग अपने इस सेशन में ये देखेंगे कि फ्रिक्शन की सारी थ्योरी तो पढ़ ली, अब उसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब हम उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम जानेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है किसी भी क्वेश्चन में कि उसका डेटा क्या दिया है, उसको सिंसियरली अच्छे से पढ़ लेना है, उसको कहीं लिख लेना है या हाईलाइट कर लेना है। तो हम पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है और इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस म्यू के की वैल्यू दे रखी है। और फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू इट इन 3 डिफरेंट केसेस। वेरी नाइस। देखो, हमें 3 डिफरेंट केसेस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ये बताना है इस बॉडी पे। देखो, एज पर आवर consideration, we will first draw the FBD। यहाँ पे mg फोर्स, ऊपर नॉर्मल फोर्स, आगे की साइड अगर खींचा जा रहा है तो टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऑपोजिट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहले वी विल राइट द फोर्स इक्वेशन n equal to mg because in vertical direction it is at rest, so it is 5 into 10 50 न्यूटन। अब फ्रिक्शन की वैल्यू हमने हमेशा यही कहा है कि सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। तो इट इज़ म्यू एस इंटू एन 0.5 इंटू 50, सो इट विल बी 25 न्यूटन। तो देखो, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 25 ये शो करती है कि 25 न्यूटन तक के फोर्स को ये बैलेंस कर सकता है अपनी एडजस्टेबल वैल्यूज़ के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन 25 से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। तो यहाँ पर अब अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट केस में कितना फोर्स लगाया है 10 न्यूटन, तो इट विल नॉट बैलेंस, इट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी एफ एस इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर लेगा। जब ये 25 न्यूटन लगेगा तो भी ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक पहुंचेगा, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने निकाली है, ये उसके बराबर हो जाएगा 25 न्यूटन। तो 2 पार्ट्स के आंसर आ गए। तीसरे पार्ट में हमने इस पे फोर्स लगाया 40 न्यूटन। जैसे ही ये लगाया इट स्टार्ट मूविंग, क्योंकि अब हमारा फोर्स इससे ज़्यादा हो गया है। और इस केस में इस पे फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज़ म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। म्यू के इज़ 0.4 मल्टीप्लाई बाय 50, दैट इज़ 20 न्यूटन। तो देखो, जैसे ही चलना शुरू किया इसका स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि मैक्सिमम वैल्यू 25 न्यूटन हो गया था, ये काइनेटिक फ्रिक्शन उससे थोड़ा सा कम हो गया और फिर ये इतना ही रहेगा। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब देखो, इसी के एप्लीकेशंस के बारे में और आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे इसके और फंडामेंटल से थोड़े हायर लेवल पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the last example, take F is equals to 40 Newton. Okay, how much time will the block will take to acquire the speed 8 meter per second after force starts acting on it to move the block with constant velocity? Thereafter, how shall we adjust the value of force? Okay, देखो, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पीड चाहे जो हो जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज म्यू के मल्टीप्लाई बाय एन। हमने अपने पिछले इलस्ट्रेशन में ये देखा कि म्यू एस मल्टीप्लाई बाय एन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, इज 25 न्यूटन, है ना।
ये कैसे आया था 25 न्यूटन? म्यू एस की वैल्यू थी 0.5, ब्लॉक का नॉर्मल फोर्स आया था 50 और उससे 25 न्यूटन बना था। अब हमने इस केस में इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया 40 न्यूटन, विच शोज़ कि ये ब्लॉक रुका नहीं रहेगा, चलने लग जाएगा। तो सोचो इसका कंडीशन क्या होगा। हमने फोर्स 40 न्यूटन लगाया, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन हम जानते हैं कि 25 ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा फोर्स तो 25 से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगना शुरू होगा स्टार्टिंग से ही वो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट इज़ 0.4 मल्टीप्लाई बाई 50 विच इज़ 20 न्यूटन, जो हमने निकाला भी था। तो अब देखना कि जो हमारा मास 5 kg का ये ब्लॉक था, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ये इसकी इक्वेशन हो गई। नेट फोर्स में आगे की साइड 40 न्यूटन है, पीछे की साइड 20 न्यूटन है, और मास इसका है 5 kg, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन आ गया 20/5, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो अब हमें ये बताना है कि कितनी देर के बाद द ब्लॉक acquires द स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी विल यूज़ काइनेमेटिक्स, क्योंकि अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो व्हाट इज़ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन? इट इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v कैलकुलेट करना है, नहीं v दे रखा है, लेट मी करेक्ट इट। v इज़ 8, इनिशियल स्पीड इज़ 0, एक्सेलरेशन इज़ 4, टाइम इज़ t, तो टाइम आ जाएगा यहाँ से 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुँच जाएगा। अब आगे क्या बोला है? टू मूव द ब्लॉक विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हाउ शेल वी एडजस्ट द फोर्स? अब हम ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी पे ले जाना चाहते हैं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका 0 है, और हमारा फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 आ गया ना, तो हम अपने फोर्स को 20 न्यूटन कर लेंगे। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन ही क्यों, स्टैटिक क्यों नहीं? क्योंकि चल रहा है, ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर मोशन में होगा तो हम अपने फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर करेंगे, नेट फोर्स 0 होगा, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा। तो इट्स आंसर ऑफ दिस पार्ट इज F is equals to 20 Newton, and answer for this part is T is equals to 2 सेकेंड। इस तरह से हम इसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा। सारे क्वेश्चंस एक बार ज़रूर सब लोग दोबारा ज़रूर देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली मैक्सिमम बच्चों को क्या याद रहता है कि फ्रिक्शन इज़ म्यू एम जी, और यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाते ही ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखते हैं, देखो क्या करना है। 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 2 kg मास। इसको हमने वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट पुश किया हुआ है बाय फोर्स F। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। देखो जब म्यू एक सिंगल वैल्यू दे रखी हो तो इसका मतलब म्यू एस और म्यू के दोनों ही 0.4 हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो हमें मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ F बतानी है, जिससे कि इट विल नॉट फॉल। अगर ये नीचे ना गिरे तो इसका FBD कैसा होगा? देखो यहाँ से वॉल इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट इसे नीचे पुल करेगा mg, और फ्रिक्शन इस वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर इसको रोकने की ट्राई करेगा। तो अगर ये रुका रहे, इफ़ इट इज़ एट रेस्ट, तो देखो नॉर्मल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होना चाहिए इन x डायरेक्शन, और फ्रिक्शन फोर्स mg के बराबर होना चाहिए। ठीक है,
अब सोचो ज़रा कि फ्रिक्शन यहाँ पे कैसा है, ये तो रुका हुआ है तो इट मस्ट बी स्टैटिक, ये फ्रिक्शन स्टैटिक के बराबर है। अच्छा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक है ना, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपनी लिमिटिंग वैल्यू से कम ही होता है या इक्वल हो जाता है। काइनेटिक होता तो अलग बात थी। तो यहाँ पर mg फ्रिक्शन की वैल्यू डाल दी, लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो mg इज़ लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 आई विल पुट f। तो f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू mg बाई म्यू एस। तो इसका मतलब हमारा फोर्स इसके बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए, ये हमारा रिलेशन आया। और हमसे क्या पूछा है, देखो व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का मतलब हो गया कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि इससे बड़ा तो होगा तो रुका ही रहेगा, ये तो ऑब्वियस है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम इसको क्या करेंगे, एफ मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू एम जी बाई म्यू एस। अब देखो सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। एम इज़ 2 kg, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई म्यू एस इज़ 0.4, 200 बाई 4 विच इज़ 50 न्यूटन। तो मिनिमम हमें 50 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है टू होल्ड द बॉक्स, और इसको इन्होंने सिंबल दिया है F0। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ़ अप्लाइड फोर्स इज टू F0 फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब देखो ज़रा कि अगर मैंने अप्लाइड फोर्स को बढ़ा दिया तो क्या होगा, इसका FBD देखते हैं ना। ये हमारा बॉक्स है, ये वॉल। अब हमने यहाँ से 2F0 फोर्स लगा दिया, 2F0 फोर्स लगाया तो यहाँ से इसको बैलेंस करने वाला नॉर्मल फोर्स चेंज होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ mg है। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हाँ हमें नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मिल रही है इससे 2F0 बी पार्ट के लिए। नॉर्मल फोर्स बढ़ गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो कि म्यू एस इंटू एन होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी देखना। म्यू एस है 0.4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ F0 मतलब 40 न्यूटन। मतलब अब ये जो ब्लॉक का फ्रिक्शन है ये कम से कम 40 न्यूटन तक तो इसको रोक के ही रखेगा। इससे ज़्यादा होगा तो ये गिर सकता है, लेकिन इतने फोर्स तक को तो ये रोक सकता है। अब देखो इस ब्लॉक को नीचे खींच कौन रहा है, इसको गिराना कौन चाहता है। तो इसको गिराने के लिए जो फोर्स लग रहा है ना, इट इज़ पुलिंग डाउन। ये पुलिंग फोर्स है इसका, ये इसको नीचे पुल कर रहा है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट फ्रिक्शन इसको रोकना चाहता है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, इट इज़ mg विच इज़ 2 इंटू 10 20 न्यूटन। तो सोचो हमारे पास इसको रोकने के लिए सिर्फ 20 न्यूटन की ज़रूरत है, जबकि फ्रिक्शन इसको 40 तक दे सकता है। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कोई 40 तो देगा नहीं, उसको तो सिर्फ 20 ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैटिक है ना। तो स्टैटिक में क्या होता है कि फ्रिक्शन अपने आप को उस वैल्यू तक एडजस्ट करता है जिस वैल्यू तक ब्लॉक को रोकना चाहता है। तो यहाँ पे ब्लॉक को रोकने के लिए उसकी जो रेंज है फ्रिक्शन की, ये रेंज हमें पता चल गई कि ये 0 से 40 न्यूटन तक कुछ भी वैल्यू दे सकता है। अब देगा कितना ये तो उस पर डिपेंड करता है ना कि उसको खींचा कितनी फोर्स से जा रहा है। तो इसको पुल कर रहे हैं हम 20 न्यूटन से, तो फ्रिक्शन विल बी pulling force which is equals to 20 Newton. This is the answer for second part, and this is the very important concept कि हमेशा हम फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन से नहीं निकालेंगे। अगर रुका हुआ है तो हम देखेंगे कि हमें ज़रूरत कितनी है।
यहाँ पे देखो इसके कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, फोर्स इज इंक्रीज्ड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल विल इंक्रीज, जो हमने देखा। दिस विल इंक्रीज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी हमने देखा। इफ द फ्रिक्शन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बैलेंस द वेट, द ब्लॉक विल नॉट फॉल। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में गलती करते ही हैं। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाती ना, तो ये गलतियाँ हो ही जाती हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में देखते हैं। ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, इट इज़ बीइंग पुश्ड बाय अप्लाइंग फोर्स एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा that will allow the block to be pushed? Again, very important question and very very nice type of concept involved in it. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ओके, एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। पहले एक ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा है, इसको हमने थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल पुश किया। पुश करने के लिए हमें फोर्स ऐसे लगाना होगा, ये एंगल थीटा हो गया, एंड दिस फोर्स इज एफ। अब बताना है कि मिनी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू है, मतलब म्यू एस म्यू के दोनों ही म्यू होंगे। फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा दैट विल अलाउ द ब्लॉक टू बी पुश्ड, मतलब ये एंगल थीटा ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है जिससे कि ये ब्लॉक पुश कर पाए हम। तो देखो पहले फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें मैं फोर्स जो दिया गया फोर्स है उसके दो कंपोनेंट्स कर लेता हूँ, यहाँ और यहाँ। इस तरह से इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। दिस वन इज एफ कॉस थीटा, दिस वन इज एफ साइन थीटा। यहाँ पे ग्राउंड से इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड इस पे एम जी इसका वेट, और क्योंकि ये राइट साइड में हम पुश करना चाहते हैं तो अगेंस्ट द मोशन वी विल हैव फ्रिक्शन फोर्स एफ। नाउ सी व्हाट आर द फोर्स इक्वेशंस, है ना। अब हम फोर्स इक्वेशंस देखते हैं। तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी विल गिव नॉर्मल फोर्स एन अपवर्ड्स, क्योंकि दो डाउनवर्ड फोर्स एक अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा, वर्टिकली इट इज एट रेस्ट। एंड अनदर इक्वेशन विल बी एफ कॉस थीटा, अगर हम इसको पुश करना चाहते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा दैट अलाउ द ब्लॉक टू बी पुश्ड, तो अगर हम पुश करना चाहते हैं तो एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, क्योंकि तभी वो चल पाएगा। फ्रिक्शन की जब मैक्सिमम वैल्यू को हम एक्सीड कर जाते हैं तो हम ब्लॉक को स्लाइड कर पाते हैं। ये दो इक्वेशंस हमें मिली। अब देखना इसको सॉल्व कैसे करना है। एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ मैक्सिमम, दिस इज द इक्वेशन। एफ मैक्सिमम इज म्यू एस टाइम्स एन। म्यू एस हमें म्यू दिया है और नॉर्मल फोर्स हमने निकाला है एफ साइन थीटा प्लस एम जी। दिस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वी विल सब्सटीट्यूट हियर, तो हमें मिलेगा एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स एफ साइन थीटा प्लस एम जी। Now what we are having is f cos theta और ग्रेटर, इसको एक काम करते हैं, f की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। f साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय म्यू, ये भी आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी।
यहाँ से हमें f की वैल्यू मिल जाएगी, f इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। f को कॉमन ले लिया और बाकी टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए टू स्लाइड द ब्लॉक। अब ये फोर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ? इतना तो होगी होगी, लेकिन कितनी आनी चाहिए? तो फॉर कंसिस्टेंसी और फॉर रियल कंडीशंस we will say this force must be positive। ये पॉजिटिव तो आना ही चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। रियल कंडीशन में ये एग्जिस्ट करे, इसके लिए फोर्स पॉजिटिव हो। अब फोर्स पॉजिटिव कब हो सकता है? देखो, न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में प्लस माइनस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू साइन थीटा। ये कंडीशन आनी चाहिए। दैट विल गिव मी टेन थीटा इज लेस देन 1 by म्यू। देखो, रीअरेंज कर दिया मैंने। एंड दिस विल गिव मी थीटाज इज लेस देन 10 इनवर्स ऑफ 1 by म्यू। थीटा जो है वो इतना या इससे छोटा हो, थीटा इतना या इससे छोटा कोई भी वैल्यू हो। इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि बस नेगेटिव ना हो। तो अब हमसे देखो क्या पूछा था, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा दैट विल अलाउ द ब्लॉक टू बी पुश्ड। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो जिससे कि ब्लॉक पुश हो जाए? तो मैक्सिमम वैल्यू इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 10 इनवर्स 1 by म्यू होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी एंगल्स होंगे वो इससे कम ही होंगे, क्योंकि हमारी रिलेशन क्या है कि ये या इससे कम। तो इस एंगल पे अगर हमने फोर्स लगाया, अब फोर्स कितना लगा सकते हैं वो डिपेंड करेगा। बस ये है कि इस एंगल पे अगर हमने फोर्स लगाया तो ये स्लाइड करेगा। इससे कम एंगल पॉसिबल है, इससे मतलब कम कोई भी एंगल की वैल्यू पे स्लाइड कर सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एंगल पे तुमने फोर्स लगा के इसको पुश करने का ट्राई किया तो इट विल नॉट स्लाइड, ये फिर स्लाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? मतलब हम अगर मान लो एक बॉक्स को स्लाइड करवा रहे हैं और इस एंगल से ज़्यादा एंगल पे खूब दम लगा रहे हैं, नहीं चलेगा। अब अपने एंगल को थोड़ा सा कम करके स्लाइड कराने की कोशिश करोगे तो वो चल जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कभी कोई भारी बॉक्स तुम्हें पुश करने के लिए कहा जाए तो उसको या तो हॉरिजॉन्टली पुश करो या फिर हॉरिजॉन्टल से कम एंगल पे पुश करो। ज़्यादा एंगल पे पुश करोगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो सभी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को आई होप आज का ये लर्निंग सेशन बहुत मज़ेदार लगा होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल थे। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ कीप कनेक्टेड। सभी अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल की इन्फॉर्मेशन शेयर करो, और कोई भी चीज़ अगर किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you again in our next session.